हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 11वीं क्लास है हमारी। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा, वायुमंडलीय संचरण तथा मौसम प्रणालियां। तो वायुमंडल परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो कल हमने देखा था किस प्रकार से आपका बेसिकली एयर प्रेशर क्या होता है समझने का हमने प्रयास किया कि कैसे उसको हम मापते हैं, क्या उसकी माप है, कैसे कैसे क्षतिज पर या बढ़ा जाने पर क्या उसमें वेरिएशंस जो है बेसिकली आते हैं। उन वेरिएशंस को हमने पढ़ा और जुलाई में क्या कंडीशन है उन वेरिएशन की, इनने इसमें हमने देखा। और इसी के साथ ही हमने और बहुत सारी प्रणालियां थी उनको पढ़ने का समझने का प्रयास किया और विश्व के वृत्त को हमने देखा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है, कैसे बनता है, और 0 डिग्री पर कैसे लो प्रेशर है, 30 उत्तरी और 20 दक्षिणी में कैसे आपका हाई प्रेशर है, फिर उसके बाद कैसे लो प्रेशर है, ये कारणों को हम देख चुके थे। तो अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग आपका जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि पवन की दिशाओं व वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में विभिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। किसके कारण? वायु की जो विभिन्नता है उसी के कारण क्या होती है, सारे डिफरेंसेस आपके बेसिकली होते हैं। इसलिए 36 गति वायु को पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब से कम दाब, यानी कि जो मैंने कल भी आपको बताया है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ क्या है, आपकी जो हवा है वो आपका चलती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण पैदा होती है जो पवनों की गति को प्रभावित करती है। कैसा होता है? जो हमारा भूतल मतलब जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया पर आपका धरातल पर जो हमको विषमताएं मिलती है, विषमता मतलब कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है। क्लियर है? फिर उसमें भी ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, कोल्ड है, शीतोष्ण है। इस प्रकार में ये सारे जो घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन, ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं, जो आपका पवनों की गति को प्रभावित करती है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लाए जाने वाले कोरियोसिस बल को बल कहा जाता है। पृथ्वी के द्वारा जो आपका बल लगता है उसको बोलते हैं कोरियोलिसिस बल। ठीक है, अतः पृथ्वी के धरातल पर 36 पवने तीन आपके प्रभावों का परिमाण है। इसका तीन का पहला आप ध्यान दीजिए, दाब प्रवणता का प्रभाव, प्रेशर इंग्रेंट का, दूसरा है फ्रिक्शन घर्षण, और तीसरा है कोरियोलिसिस बल। क्लियर है? तो तीन दाब ऐसे हैं जो पृथ्वी की जो आपकी पवने हैं, 36 पवने जो आपकी चलती हैं, उन 36 पवनों पर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है या कह सकते हैं कि जो रोल प्ले करता है वो ये तीन पवने करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों के नीचे प्रभावित होते हैं। क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपके पवनों के नीचे क्या होते हैं, वो आपके प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला इसमें आप देखिए दाब प्रवणता का बल। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल का उत्पन्न करता है। कह रहे जो वायुमंडलीय दाब है वो बल को क्या करती है, उत्पन्न करती है। अब डिफरेंसेस होगा, कहीं पर हाई कहीं पर ज्यादा। हाई जहां पर होगा उसमें फोर्स फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जो लो होगा उसमें फोर्स फ्रिक्शन कम होगा। दूरी के संदर्भ में भी दाब परिवर्तन प्रमाण दर है। अब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस के संदर्भ में अगर आप दाब परिवर्तन की दर को देखते हैं तो समझ आएगा। जहां समदाब रेखाएं पास हो वहां दाब प्रवणता अधिक तथा समदाब रेखाएं दूर हो वहां दाब प्रवणता कम होती है। ऐसा है, दाब अधिक होगा तो दाब प्रवणता आपको दिखाई देगी। इस प्रकार का बेसिकली ये डिफरेंस है। अगला है इसी के अंदर घर्षण बल, फ्रिक्शन बल। यह है पवनों की गति को प्रभावित करता है। जो आपके पवन है उनकी जो गति है, जो स्पीड है, वो उसको इफेक्ट करता है। धरातल घर्षण सर्वाधिक पर होता है। कह रहे जो फ्रिक्शन है वो सर्वाधिक कहां पर होता है, आपका जो धरातल है
वो वहां पर होता है। इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किमी की ऊंचाई तक होता है। कैसे होता है? 1 से 3 किमी की ऊंचाई तक होता है। समुद्र तल पर घर्षण न्यूनतम होता है। कैसा होता है? समुद्र तल पर जो घर्षण है वो आपका न्यूनतम होता है। फ्रिक्शन कैसा है आपका? न्यूनतम समुद्र तल पर। क्यों होगा समुद्र तल पर आपका फ्रिक्शन न्यूनतम? सोच के देखिए। और धरातल पर कब मिलेगा? 1 से लेकर 3 किलोमीटर की ऊंचाई है, वहां तक फ्रिक्शन आपको कुछ अलग दिखाई देगा। ठीक, क्या कह रहा है? दोबारा देखिए, पवनों की गति को प्रभावित करता है धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है। धरातल पर क्यों है सर्वाधिक? क्योंकि वहां बहुत सारे आपको लैंडस्केप मिलेंगे, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं रेत है। और इसका प्रभाव धरातल पर कितने होता है? मान लीजिए ये आपका धरातल है, तो 1 से 3 किलोमीटर की जो हाइट है इस पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और समुद्र तल पर घर्षण न्यूनतम कितना होता है ये अभी आपको यहाँ को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। अब है कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जो हमारी अर्थ है का अपने जो अक्ष पर क्या है घूर्णन पवन की दिशा को प्रभावित करता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये पृथ्वी का अक्ष है, ऐसे घूमकर पृथ्वी यहीं इसी अक्ष पे आती है, तो क्या होता है इससे हवाओं की जो डायरेक्शन है वो आपका प्रभावित होती है। और आप जानते हैं जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, और यही कारण है जो उत्तरी गोलार्ध की पवनें आ रही हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी गोलार्ध हो गए दो, अगर कोई पवन ऐसे आ रही है, ऐसे, कहां से? दक्षिणी गोलार्ध से, तो जैसे ही यहां एंटर करेगी वो इस दिशा में मुड़ जाएगी। इस दिशा के कारण आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और अगर कोई पवन इस तरीके से आ रही है उत्तरी गोलार्ध से जीरो की तरफ, तो जैसे जीरो को पार करेगी, क्लियर है, वो कैसे हो जाएगी? इस दिशा में घूम जाएगी। यानी कि बेसिकली ये उनकी दिशा हो जाएगी। और दिशा निकालने का तरीका आपको मैंने ये वाला अच्छे से बता ही रखा है। कह रहे पृथ्वी का अपने अक्ष पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका वितरण प्रस्तुत किया था। किसने दिया था? 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका जो वितरण है वो प्रस्तुत किया। और इसी बल को कॉरियोलिस बल कहा गया। और इसी को क्या बोला इन्होंने? इसी को कॉरियोलिस बल कहा। ठीक है, इसका प्रभाव से पवन उत्तरी गोलार्ध में अपने मूल, ध्यान दीजिए, पवन क्या कह रहे हैं? इसके प्रभाव से पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा में कैसी होती हैं? दाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट हो जाती है। समझने का प्रयास करते हैं कैसे कह रहे हैं। देखिए, ये हमारा हो गया पृथ्वी, हमने बना दी। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा के दाएं मुड़ जाती हैं। दाएं मतलब आपका होगा राइट। तो कैसे मुड़ती हैं? ये ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाती हैं दाएं इस दिशा में। और उसके उत्तरी गोलार्ध में कहां मुड़ेंगी? बाएं, ये बाएं मुड़ जाती। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपी बल भी अधिक होगा। यानी कि जैसे ही आप देखेंगे जो हमारी पवन है, अगर उनका वेग अधिक है तो उनका विक्षेपण मन मूलने की दर को वो भी क्या होगा? वो भी अधिक होगा। कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण को सीधा समानुपात बढ़ा देते हैं। जो कॉरियोलिस बल है वो क्या करता है? आपका जो अक्षांश बल है उनके कोण को सीधा अनुपात में उनको बढ़ाता है, और यही ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत पर अनुपस्थित रहता है। क्या करता है? जो अक्षांशीय कोण हो उसको समानुपात बढ़ाता है। ठीक है, तो यही कारण है जो कॉरियोलिस बल है यहाँ पर सबसे ज्यादा और यहाँ पर सबसे कम दिखाई देगा। यानी कि ध्रुवों पर क्या होगा? कम होगा, और यहाँ कैसे होगा? आपका ज्यादा होगा। क्योंकि बेसिकली जो आपकी पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार से है, ऊपर से कैसी स्थिति है? चपटी जैसी है। ठीक है, तो चपटी होने की वजह से भी ये चीज इसमें इसको प्रभावित करती है।
क्लियर हुआ? कह रहे हैं कि कॉर्लिस बल दाब प्रवणता को समकोण पर कार्य करता है। जो कॉर्लिस बल है वो दाब प्रवणता का जो है समकोण का कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। कह रहे जो दाब प्रवणता बल है वो क्या होता है, जो हमारे समदाब रेखाएं हैं उनके समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। क्या कह रहे हैं, जितनी आपकी दाब प्रवणता अधिक होगी उतना ही क्या होगा, आपका पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी, यानी कि जितनी दाब प्रवणता होगी उतना पवनों का वेग अधिक होगा, और जितना पवनों का वेग अधिक होगा उतना ही क्या होगा, आपका पवनों की दिशा उतनी बढ़ेगी। यानी कि जितना प्रेशर होगा उतनी पवन की स्पीड होगी, और जितनी पवन की स्पीड होगी उतनी क्या होगा, कॉर्लिलिस फोर्स में चेंज आएगा। इन दोनों बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने पर, समकोण का मतलब है 90 डिग्री, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं समकोण होने पर के कारण निम्न वायु दाब में पवन इसी दिशा के इर्द गिर्द बहती है। कैसे कहती हैं, इन पवनों के आपका इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवतीय वृत्त पर कॉर्लिस बल शून्य होता है। यहाँ क्या हो गया, कॉर्लिस बल कैसा हो गया, विषुवत रेखा पर शून्य होता है। पवन समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। जो पवन है आपका समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। निम्न वायुदाब क्षेत्र अधिक गहन होने की वजह पूरित होता है। यही कारण है कि विषुवतीय वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके नहीं बनते। कहा नहीं बनते यहाँ, तो इसलिए 0 डिग्री वाला जो एरिया है यहाँ कभी नहीं आते। आते कहाँ है, ये जो आपका 30 वाला एरिया है इस पर आपको सर्वाधिक जो है ये सारे हमको दिखाई देते हैं। एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं कॉर्लिस बल में। देख लीजिए इसको, चलिए पवनों का वेग वह उनकी दिशा वेगों से उत्पन्न करने वाले बलों का परिमाण है। कैसा है, दिशा बल को उत्पन्न करने वाला ये इनका परिमाण। पृथ्वी की सतह पर 2 से 3 किमी ऊंचाई पर वायुमंडल में धरातलीय संघर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। जो पृथ्वी है वो वायुमंडल है और उसके धरातलीय संघर्षण पर क्या होती है, उस प्रभाव से आपका मुक्त होती है। मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कॉर्लिस बल से अनियंत्रित होती है। जब समदाब रेखा सीधी और संघर्ष का प्रभाव ना हो तब प्रवण बल कॉर्लिस बल के को संतुलन करता है। कह रहे हैं जो आपका दाब प्रवणता है, बल है, वो कॉर्लिस बल को आपका संतुलित करता है। और फल स्वरूप क्या होता है कि जो समदाब रेखाएं हैं, समान दाब को मिलाने वाली रेखाओं के समांतर बहता है, तो ये पवने भू विक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती है। कैसे जानी जाती है, भू आपके पवनों के नाम से जानी जाती है। अब देखिए प्रश्न समझने प्रयास करते हैं। C फॉर कॉर्लिस बल, B फॉर भूक्षेपी बल और H फॉर आपका क्षतिज बल। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर कॉर्लिस आपका बल लगा हुआ है। H फॉर क्या है, क्षतिज, जब आपका सीधा जा रहा है तो कॉर्लिस बल आपका नीचे की तरफ होगा। बीच में क्या होगा, भू विक्षेपित आपकी पवने हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉर्लिस बल कहां पर है, पृथ्वी के नियरेस्ट ज्यादा है, ऊपर कम है। क्लियर है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये देखिए यहाँ किस दिशा में है आपका, उत्तरी गोलार्ध में, तो राइट साइड, और यहाँ कहाँ है, लेफ्ट साइड। क्लियर है, ये आप देख लीजिए। कह रहे हैं निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवातीय संचरण कहलाता है। जहां आपका लो प्रेशर एरिया है वहां चक्रवाती परिसंचरण आपका कैसा होगा, वो क्या कहलाता है। मान लीजिए ये कोई आपका लो प्रेशर एरिया है, इस लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, परिसंकरण मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर ये है कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये एंटी क्लॉक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा है, क्लॉकवाइज है।
ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा, एंटी क्लॉक। कहाँ, नॉर्थ। और साउथ में इस तरह से घूमते हैं चक्रवात। और आप जानते हैं कि जितने भी चक्रवात आपके बनते हैं, वो चक्रवात बनने के लिए केंद्र में लो प्रेशर और सेंटर, मतलब से जो सेंटर है, जो केंद्र है, उसमें लो प्रेशर, और भार में कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। क्या कह रहे हैं, उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना ही पृथ्वी चक्रवात का संचरण है। अब देखिए, समझिए, थोड़ा कंफ्यूज हो रखे हैं। देखिए, आप ध्यान दें एक बार, ये है आपका चक्रवात। तो चक्रवात में क्या होगा आपका, क्या कह रहे हैं कि वायु उच्च वायुदाब के चारों तरफ ऐसा होना परिसंचरण है। ठीक, सेंटर में कैसा होगा, लो प्रेशर, बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर। तो उससे क्लियर हो जाएगा। वही कंडीशन है कि चक्रवात में आपका जो इंटरनल पार्ट है, अंदर में लो प्रेशर और भाई उसका हाई प्रेशर होगा, और पृथ्वी चक्रवात में सेंटर में हाई प्रेशर और बाहर आपका लो प्रेशर होता है। इन्हीं पिंडलानों में पवन की दिशा में दोनों गोलार्धों में आपका विभिन्नता पाई जाती है। कैसी है, दोनों गोलार्ध में। जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ चक्रवात आएगा तो एंटी क्लॉक, और यहाँ आएगा आपका क्लॉकवाइज। किसकी वजह से, पृथ्वी के जो घूर्णन है, जो आपका बल लग रहा है, उसकी वजह से। क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे कि उसकी वजह से ही क्या होता है, ये बेसिकली हमको ऐसा देखने के लिए मिलता है। पृथ्वी की सतह पर कोई बल निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवन का परिसंचरण उच्च वायु दाब होने पर वायु परिसंचरण यानी कि जो फ्लो होती है, इससे संबंधित होता है। प्राय निम्न दाब क्षेत्र वायु अभिसत्तर होते होंगे, ऊपर उठेगी। उच्च वायु दाब क्षेत्र में वायु का अवतरण होगा, धरातल पर अपसारित होंगे। अभिसरण के अतिरिक्त वायु धतल रूप से संवहनीय धाराओं और पर्वतों के साथ साथ वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनाने व वर्षण के लिए कैसा है, आवश्यक है। कैसी है, अब देखिए, यही हवा आपकी हवा है, जो कहाँ होती है, ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के क्या करती है, आपका बादल बनाती है। इसमें एक प्रक्रिया और है, थोड़ा सा आप देखोगे तो पूरा आपको थोड़ा यहाँ समझ आएगा, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। मैं अभी क्लॉकवाइज बता, देखिए, कोई भी आपका चक्रवात है, तो चक्रवात है, तो चक्रवात में क्या होगा, उसके केंद्र में निम्न दाब होगा, यानी कि सेंटर में लो प्रेशर। ठीक है, और अगर ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इस तरह देखिए, ऐसे बनाया मैंने, ये उत्तरी गोलार्ध का, यहाँ हाई प्रेशर होगा, सेंटर में लो प्रेशर। और ये कैसे बनाया, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। कैसा है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। और ये कौन सी कंडीशन है, जब ये उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। अगर यहां आएगा इस दिशा में, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां आएगा तो यहां होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, थोड़ा सा आप क्या करें, ध्यान रखें। तो कह रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सुई की घड़ी की दिशा में, अब आपका यहाँ लो प्रेशर है, तो ये इस तरह से आएगा दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में कैसा आ रहा था, उल्टा, इस दिशा में, और दक्षिण में कैसा है, ऐसा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब चक्रवात आता है, तो चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, सेंटर में होता है लो प्रेशर, और बाहर क्या होता है आपका, हाई प्रेशर। तो हवाएं कहां को चलेंगी, अंदर से, सॉरी, बाहर से अंदर की तरफ। तो इसलिए भभूला सा बनता है इस तरीके से। आप देखो, नीचे बारीक होगा, फिर इस तरह से उठेगा। क्लियर है, इस तरह से हवा घूमती है, क्योंकि हवा कहां जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ आपका जाएगी। तो क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा। और आप हवा का कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो वायु चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में यह कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। और ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में, विपरीत में आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है, घड़ी की अनुरूप, मतलब उसके सेम डायरेक्शन में आपका फ्लो होता है। क्लियर हो गया, ध्यान रहेगा इतना चक्रवात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है पृथ्वी चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में हाई प्रेशर होता है, ठीक है, और बाहर क्या होगा आपका, लो प्रेशर। तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, यानी कि पृथ्वी चक्रवात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज, और यहां कैसे होगा, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो कैसे घूमेगा, इस तरीके से।
यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है। कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप इन दोनों को लिख लीजिए कि चक्रवात में केंद्र में निम्न वायु दाब होता है और बाहर आपका हाई प्रेशर होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घूमते हैं। पृथ्वी चक्रवात में क्या होता है, आपका केंद्र में हाई प्रेशर, सेंटर में, बाहर आपका लो प्रेशर और घड़ी की सुई के विपरीत। और आपका उधर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होंगे और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होंगे। ये है बेसिकली। क्लियर है, यहां तक आपको देख लेना है। यहां तक आप देख लीजिए क्या होता है पवन संचरण, कोरलिस बल, घूर्णन बल क्या है कि पृथ्वी के कहां तक मिलता है, तो ध्यान रखिए घूर्णन बल पृथ्वी पर सर्वाधिक होता है और धरातल पर सर्वाधिक और समुद्र पर आपका न्यूनतम होता है। क्लियर है, याद रहेगा इतना। कोरस बल आपने देख लिया, ठीक है, घर्षण फ्रिक्शन देख लिया, दिशा को माप के प्रभावित करने वाली चीजें, दाब प्रवणता क्या है कि दाब प्रवणता क्या है, बेसिकली दाब परिवर्तन की दिशा में है। ठीक है, ये आपको पता होगा। दोबारा देख लीजिए, वायुमंडलीय दाब विभिन्न से उत्पन्न होता है, यानी कि प्रेशर इंग्रेडिएंट जो आपके डिफरेंसेस होते हैं उनसे उत्पन्न होती है। दूरी पर इसके डिपेंड है कि दाब परिवर्तन में दाब परिवर्तन को प्रभावित करता है, जहां समदाब रेखा पास हो वहां दाब प्रवणता अधिक और समदाब रेखाएं दूर होती है। इतना देख लिया। और कोरोनिलिस जो बल है उसको हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भूमंडलीय पवन, जो हमारे आकाश में, जो भूमंडल में जो हमारी पवन है, उनका स्वरूप प्रमुखतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। कि कैसी होंगी, इन बात पर निर्भर करता। पहला है वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय विभिन्नता, कि बेसिकली जो वायुमंडल में जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है उनके अक्षांशीय विभिन्नताओं पर। 0 डिग्री पर कुछ और होगा, 30 पर कुछ और होगा, 60 पर अलग होगा, 90 पर अलग होगा। और सेकेंड है इसमें, सेकेंड है वायुदाब पेटी की उपस्थिति। अभी पढ़ा था ना, वायुदाब पेटी, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, पढ़ा था ना, इसकी बात कर रहे हैं। थर्ड है वायुदाब पेटियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन, यानी कि वो कैसे शिफ्ट होती है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, 0 पर होंगी तो ये अपनी समय पर होगा। अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में खिसकेगा तो अब जहां किरणें पहले आपके तिरछी पड़ रही थी वहां आपके सीधी पड़ने लगी, टेम्परेचर सही आएगा। टेम्परेचर ठीक आएगा तो ये थोड़ी सी ऊपर को और खिसक जाएगा, तो नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले थोड़े से और ऊपर हो जाएंगे। तो ये है खिसकाव, इसको भी देखेंगे। अगला है महासागर और महाद्वीप का वितरण कैसा है, और पृथ्वी का घूर्णन क्या है, वायुमंडलीय पवनों की प्रवाह का समरूप क्या है, और वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है, ये भी देखना। अगला है वायुमंडल परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान है, ऐसा है, गतिमान है। और अगला देखिए, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है, और कैसे होता है, पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है और सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक रूप में आपका वितरण है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि उच्च सूर्य ताप व निम्न वायुदाब होने से अंतर में अंतर अभिसरण क्षेत्र, अंतर अभिसरण क्षेत्र जानते हो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यहां समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसे आप नीचे समझाता हूं, वहां पे थोड़े से कंफ्यूज है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन को मैं आपको समझा, अब आपकी हवा यहाँ आती है इस तरह से, आपकी उत्तरी गोलार्ध से हवा बहकर आ रही है, ठीक है, अब इधर दक्षिणी गोलार्ध से जा रही है। दोनों हवा कहाँ मिलती हैं, बेसिकली यहाँ टकराएंगे, मिलेंगी तो आपस में कहाँ उठेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। 3D फिगर को कोशिश कीजिए, ऊपर उठेंगी
तो ये जो मिलने का पॉइंट है इसी को कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो जहां हवा आपस में मिलती है, अब ये क्या होगा, हवा आपस में मिलेंगी, फिर उठेंगी, फिर दबेंगी। अब ये हवा यहाँ आपस में मिली, ये उठेंगी और ये यहाँ 30 पर दबेगी, यानी कि ये 30 की तरफ चलेगी। इस तरह से उठेंगी 30 की तरफ और इधर जाएंगी। ये है ITCZ, यानी कि दो हवा आपस में आई, यहाँ पर मिली, मिलकर ऊपर उठी, वापस इस तरह से मुड़ी और वापस नीचे आ गई। फिर वो आपका 30 पर पहुंच गई, 30 वाली वापस वो आपका 0 पर गई, ऊपर उठी, इस तरह से मिली। यही वायु का संचरण है, यही है संचरण। और यही कहां कहां दिखाया गया हमको, ये देखिए, ये आपका यहां दिखाया गया। हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठीक है, वापस आ रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर उठ रही हैं, इसी को दिखाया गया। और मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊं, ठीक है। तो ये हमने ITCZ देख लिया। और देखिए एक कंडीशन तो है कि ITC जो आपका जेड है, ये तब अभी कहां बन रही है, 0 डिग्री, यानी कि 0 से 5 के बीच में ही सारी घटना हो रही है, नॉर्थ एंड साउथ। और ये तब कंडीशन है जब आपका सन प्रॉपर कहां है, 0 डिग्री पर आपका क्या है, सन है। लेकिन जैसे सूर्य की शिफ्टिंग हो गई, सूर्य की शिफ्टिंग हो गई, अब सूर्य क्या है, केवल इसी दिशा में जा रहा है। अब देखिए सर्दी आप समझ सकते हो, तो सूर्य कहां मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच में, इधर नहीं आ रहा है। तो इधर नहीं आ रहा है, तो आप सोच के देखिए, अगर यही है तो जो कन्वर्जन जोन आपका यहां बन रहा था, ITC मेल्ट पॉइंट, वो अब कहां बनेगा, थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। क्या होगा, नीचे खिसक जाएगा। तो ये भी 30 वाली कहां जाएगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। और ये जो ऊपर वाली है, ये वाली लाइन थोड़ी और नीचे हो जाएगी। तो ये क्या है, ये प्रेशर बैंड का खिसकाव है। यहाँ आपका लो प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर था। अब जो काम 0 से 5 पे हो रहा था, वो 5 से 10 पे होगा। और जो आपका 30 से 35 पे था, वो आपका 35 से 40 पे होगा। तो इतना ही आपका शिफ्टिंग होने की वजह से लोकल एरिया में प्रेशर जो आपका इनग्रेडिएंट है, उसमें आपका चेंजेस, आपके बदलाव आने स्वाभाविक है। तो बदलाव कैसे हैं, खुद ही आपके बदलाव आपको वो क्या है, यहाँ दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, ठीक है, उसी कटिबंधीय क्षेत्र से आने वाली पवन इस भिन्न दाब में अभिसरण करती हैं और अभिसरण वायु संवहनीय कोष्ठ के ऊपर साथ ऊपर उठता है। यह क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है। कैसे है, 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका ऊपर चढ़ती है, फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसी के परिमाण स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षीय अक्षांश में एकत्र होती है। अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि 0 पर जो हवा मिल रही थी, 30 से आकर ऊपर उठेंगी, वापस 30 से पहुंच जाएंगी, फिर नीचे बैठेंगी, फिर आएंगी। तो ऊपर उठ रही है, बैठ रही है, नीचे आ रही है। वो क्या रहा है बेसिकली, ये देखिए, ये मान लीजिए 0 डिग्री। अब यहाँ हवा क्या हो गई, आपस में मिल गई आकर। अब ये अभिसरण क्षेत्र बन रहा है, ये उठेगी, ये उठेगी, ये वापस ऐसे चलेगी, ये वापस ऐसे आएगी, ये वापस नीचे मुड़ेगी, ये वापस फिर यहीं आ जाएगी, ये भी नीचे जाएगी, इधर ही आएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये है ITCZ। ठीक है, ऐसे उठेगी, नीचे जाएगी, ऐसे बैठेगी, उठेगी, नीचे बैठेगी, जाएगी। तो पहले इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में। ठीक है, तो पहले ऐसे, मतलब पहले ये जाएगा, फिर इस दिशा में, फिर ऐसे आएगी। ठीक है, दोबारा बना के समझा देता हूं आपको और अच्छे से। देखिए, ये देखिए, हवा यहाँ इधर से ये चली, इधर से यहाँ मिली, वापस यहाँ ऊपर उठी, ऊपर उठने फिर मुड़ी, फिर मुड़ के नीचे आई, फिर वापस इधर ही आई।
ऐसे ये ऊपर गई, इधर इस दिशा में मुड़ी, फिर इधर मुड़ी और वापस इधर आ गई। तो यही चीज हमको क्या कर रहे हैं, वो आपको हमको समझा रहे हैं कि क्या होता है कि यह क्षोभ मंडल में 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक, क्षोभ मंडल को आप लोग पढ़ चुके हैं, 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है और फिर क्या है, ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में वायु एकत्र मतलब इकट्ठा होती है। इसी एकत्र वायु का अवतलन मतलब होता है नीचे उतरना, और फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब बनता है। कैसा बनता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब। और अवतलन का यह कारण है कि जब वायु 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। कैसे हो जाती है, ठंडी, 0 पर गर्म होती है और धरातल के निकट अपसरण होता है, तो यह विषुवतीय वृत्त से पूर्व की ओर पवनों के रूप में बहती है। कैसे चलने लगती हैं, इस दिशा में, इस दिशा में बहने लगती है, इस दिशा में। तो कैसा है, पूर्व की ओर आपका बहने लगती है। विषुवतीय वृत्त के दोनों तरफ से प्रभावित होने वाली पवनें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ मिलती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर दिशा में होने वाला परिसंचरण इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण सेल कहलाता है। क्लियर है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष को हेडली सेल, ये जो कंडीशन हो रहा है ना, ध्यान दें आप, 0 से जा रहा है और आपका 30 पे बैठ रहा है, 0 से उठ रहा है 30 पे बैठ रहा है, इसी को कहा गया है हेडली या हेडली सेल। कोष्ठ को बोलते हैं बेटा सेल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले हेडली सेल क्या है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा हेडली सेल ये। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, कल इनको हम लोग पढ़ेंगे, हेडली सेल कैसे बनती है और क्या है, इन सभी को हम लोग गौर करके देखेंगे। फिलहाल इतना ही रखेंगे आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एक बार रिवीजन करिए, थोड़ा होच पोच आपको लग सकता है क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे टफेस्ट टॉपिक्स में है एक ये प्रेशर इनग्रेडिएंट चेंज होना, ऊपर उठना, शिफ्टिंग है, वापस 3 कंडीशन बनती है, तो तीनों आपस में कहीं ना कहीं मिक्स मैच हो जाती है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, हमसे भी होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत करेंगे, समझेंगे अच्छे से, तो बिल्कुल अच्छे से रिविजन होगा। चलिए फिलहाल आप लोग घर जाकर रिविजन करिए, पढ़िए, डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू।